हेलो गाइस, वेलकम टू सिक्स अलाइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा भारतीय संविधान के तहत प्रमुख ब्रिटिशकालीन अधिनियम चल रहे थे और आज हमारा दूसरा लेक्चर है। और हमने पहले लेक्चर में वो प्रमुख अधिनियम जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय है वो कौन कौन से अधिनियम है वो आए थे, जिसके तहत हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1793 का भी एक्ट देखा था। और उसके बाद में देखा था 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। ये हमने प्रमुख देख लिए थे और इसके आगे हमें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 1853 का है वो चार्टर एक्ट। ये चार्टर एक्ट के तहत आने वाला अंतिम चार्टर एक्ट था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जो चार्टर एक्ट आए थे उनमें सबसे अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा आया था, तो वो 1853 का चार्टर एक्ट था। जैसे 1793 का चार्टर एक्ट आया था, 1813 का चार्टर एक्ट आया था, 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद में 1853 का चार्टर एक्ट। लॉर्ड डलहौजी ने कंपनी के प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से ये वो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यानी लॉर्ड डलहौजी इसमें थे, तो उन्होंने यह कहा था कि कंपनी के प्रशासन में सुधार करने के लिए हमें एक्ट लाना चाहिए, तो उसी के तहत इस एक्ट को लाया गया। इस अधिनियम के तहत विधायी और प्रशासनिक कार्यों को है वो अलग अलग कर दिया गया। जैसे हमने देखा था कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें यह था कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को है वो विभाजित कर दिया था, तो इसके तहत है वो प्रशासनिक और विधायी कार्यों को है वो अलग अलग कर दिया गया। और भारत में विधि या कानून बनाने के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद का है वो गठन किया गया। तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो 12 सदस्य थे विधान परिषद का गठन किया था, ये 12 सदस्य थी विधान परिषद का गठन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इससे पारित विधि को अधिनियम बनने के लिए गवर्नर की स्वीकृति चाहिए थी और वो वीटो का प्रयोग भी कर सकता है। जैसे आज के समय में देखा जाए तो किसी भी जो विधेयक पारित किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा से, वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो विधेयक है वो अधिनियम का है वो स्वरूप ले लेता है। अगर कोई विधेयक, जैसे 3 तरह के वीटो भारत के राष्ट्रपति को दिए गए, तो उनमें से वो कोई भी वीटो का भी इस्तेमाल कर सकता है। और यही प्रावधान उस समय इसी अधिनियम के तहत है वो गवर्नर के लिए भी किया गया। उसके बाद देखते हैं कि 1833 में विधि सदस्य के स्वतः सदस्य के रूप में शामिल, ये हालांकि पहले ही कर दिया गया लेकिन इसमें है इसको स्थायी सदस्य बना दिया गया। पहले वो अस्थायी सदस्य के तौर पर है वो शामिल किया गया था विधि सदस्य को, और इसमें है वो स्थायी सदस्य इसको बना दिया गया। उस समय इसको पहले जो अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया था तो उसमें इसको मत देने का अधिकार भी नहीं था। और इस अधिनियम ये था कि पहली बार ये किया गया कि प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से वो कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, नहीं खुली प्रतियोगिता ली जाएगी और इसमें भारतीय भी शामिल हो सकते हैं। अब लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1854 में सिविल के संबंध में वो सिविल सेवा के संबंध में नहीं, इसके संबंध में और क्या सुधार किए जा सकते हैं, इससे संबंधित है वो समिति का गठन है वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में है वो किया गया। तो यहाँ से ये सवाल बन सकता है कि सिविल सेवा के संबंध में वो किस समिति की नियुक्ति की गई और किसकी अध्यक्षता में नियुक्ति की गई और कब की गई। तो मैकाले की अध्यक्षता में की गई, 1854 में की गई, और इसके माध्यम से ये देना था कि सिविल सेवा संबंधित और क्या सुधार हो सकते हैं। उसके बाद में ये था कि इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद को ये शक्ति थी कि वो कभी भी कंपनी के शासन को है वो समाप्त कर सकती है। यहाँ पे ये शक्ति होगा कि वो संसद को ये शक्ति थी कि वो कभी भी कंपनी के शासन को है वो समाप्त कर सकती थी, ये ब्रिटिश संसद के पास में था। निदेशक मंडल की संख्या है वो 18 कर दी गई, जो कि पहले 24 थी। यहाँ पे निदेशक मंडल की संख्या वो कम कर दी गई। ये सवाल तो ज़्यादातर है बट इसको भी ध्यान में रखना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से है वो कर्मचारियों की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई और विधि सदस्य को है वो स्थायी सदस्य कब बनाया गया। उसके बाद देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट है
अब यहाँ से है वो जितने भी अधिनियम आएंगे वो ब्रिटिश ताज के अधिनियम आएंगे, जो अधिनियम आएंगे। इससे पहले जितने अधिनियम आए थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय आए थे, शासन कंपनी का था। अब यहाँ पे शासन है वो ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड डर्बी के समय है वो इस विधेयक को है वो प्रस्तुत किया गया था, और ये विधेयक 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर से है वो पारित कर दिया गया था। अब ये सबसे बड़ा अगर इसकी पृष्ठभूमि देखें कि ये अधिनियम क्यों आया था, तो सबसे मेन कारण सबको पता है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसने कुछ हद तक है वो अंग्रेजों को भी हिला के रख दिया था कि ऐसा दोबारा इससे संबंधित कोई 1857 जैसा विप्लव या क्रांति अगर दोबारा हो गई तो यहाँ अंग्रेजों का शासन करना है वो बहुत हद तक मुश्किल हो जाएगा। और अगर मान लो ये 1857 की क्रांति सफल हो जाती तो इसका परिणाम कुछ और होता। और इस अधिनियम का लाने का मुख्य कारण ये था कि 1857 जैसी कोई क्रांति का दोहराव वापस ना हो। इस अधिनियम के तहत वो भारत का शासन कंपनी से हटाकर वो ब्रिटिश ताज के अधीन या उसके नियंत्रण में कर दिया गया। और कई बार ये सवाल आता है कि 1857 की क्रांति के समय है वो गवर्नर जनरल कौन था, और जब 1858 का जो भारत शासन अधिनियम की जो घोषणा पढ़ी गई थी वो किसने पढ़ी थी, वो दोनों, इन दोनों का उत्तर ही लॉर्ड कैनिंग होगा, क्योंकि गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ही था। 1 नवंबर 1858 को है वो इलाहाबाद में इस घोषणा को है वो कैनिंग द्वारा है वो पढ़ा गया था। तो इसमें मेन बात ये ध्यान रखनी क्यों लाया गया था, 1857 की क्रांति के बाद ऐसा कोई क्रांति वापस भारत में नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को लाया गया। और इसमें कई छूट का प्रावधान किया गया था, जैसे कि गोद निषेध नीति प्रथा, इस प्रकार की प्रथा। और इसके बाद में हालांकि अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार भी करे थे, तो उनसे भी है वो थोड़ी बहुत दूरी बना ली थी, जिससे कि भारतीय लोगों में वो और ज़्यादा रोष अंग्रेजों के खिलाफ ज़्यादा व्यापक ना हो। 1858 के अब प्रमुख प्रावधान देख लेते कौन कौन से प्रावधान हुए थे। तो ये था कि इसके तहत है वो गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। नहीं, इस एक्ट के बाद है वो सबसे पहले हमने ही पढ़ा था कि गवर्नर को बंगाल का गवर्नर बना दिया, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद में गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को है वो गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो वो उस समय बेंटिंग थे। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, तो दोनों का उत्तर होगा कैनिंग, दोनों का ही कैनिंग होगा कि अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। इस अधिनियम के तहत निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को है वो समाप्त करके भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी का पद है वो लाया गया। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि किन 2 मंडल को है वो समाप्त करके भारत सचिव का पद लाया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो वो होगा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त करके। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को है वो समाप्त करके कौन सा पद लाया गया, तो वो होगा भारत सचिव। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। जैसे हम ये मान सकते हैं आज के टाइम में केंद्र को हम ब्रिटेन मान लें और राज्यपाल को हमें वो भारत सचिव मान लें, तो राज्यपाल भी एज ए केंद्र के तौर पर है वो केंद्र के मुखिया के तौर पर ही कार्य करता है और केंद्र के प्रति ही उत्तरदायी होता है। तो ये एक तरह की शासन व्यवस्था जैसी यहाँ पे अभी देखने को मिल रही है, वो उस समय इस प्रकार का है वो भारत सचिव के पद का है वो सृजन किया गया था, और ये ब्रिटिश संसद के प्रति है वो उत्तरदायी था। भारत सचिव की सदस्यता के लिए भारत परिषद का है वो गठन किया गया, जिसमें 15 सदस्य वो शामिल थे। यानी भारत सचिव के लिए जो परिषद गठन किया था उसमें है वो 15 मेंबर्स थे, और 15 सदस्यों में 8 की सदस्यों की नियुक्ति है वो ब्रिटिश ताज द्वारा की जाती थी, और 7 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टर्स करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा की जाती थी। 8 सदस्य ब्रिटिश ताज द्वारा और 7 सदस्यों की नियुक्ति है वो कंपनी के डायरेक्टर द्वारा की जाती थी। भारत सचिव और भारत परिषद को है वो संयुक्त रूप से है वो गृह सरकार कहा जाता था। यानी गृह सरकार, यानी एक तो भारत सचिव खुद हो गया और इनकी जो परिषद थी प्लस परिषद, इन दोनों को है वो मिला के गृह सरकार कहा जाने लगा।
अब भारत सचिव और परिषद के सदस्यों का वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाना, हालांकि बाद में चेंज हो जाएगा, लेकिन शुरुआत में है वो भारतीय राजस्व से ही वेतन भत्ते इनको दिए जाते थे। अब ये है कि मान लो अगर परिषद में किसी सदस्य को हटाना हो तो वो केवल ब्रिटिश संसद हटा सकती थी, ना कि भारत सचिव। यानी इसमें है वो पूरी तरीके से कर सकती थी तो वो ब्रिटिश संसद की थी। भारत सचिव को किसी को भी हटाना हो तो वो भारत सचिव अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता था। भारत सचिव को परिषद में मत देने का अधिकार था और साथ ही निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देने का राइट था। भारत परिषद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं और अर्थव्यवस्था के संबंध में दी गई राय है वो भारत सचिव मानने के लिए बाध्य था। मतलब जैसे भारत सचिव है वो अखिल भारतीय सेवाएं और अर्थव्यवस्था के संबंध में जो भारत परिषद उनको सलाह देता था या राय देता था वो मानने के लिए बाध्य था, अन्य किसी मांग के लिए वो बाध्य नहीं था। और जिससे वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसी हिसाब से वो भारत सचिव है वो ब्रिटिश संसद में है वो वार्षिक प्रतिवेदन रखता था। अब बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। ये पहला अधिनियम था जिसमें कानून बनाने और शासन में यहाँ पे है वो भारतीयों की भागीदारी को है वो पहली बार है वो शुरुआत हुई, यानी भारतीयों को भी भागीदार बनाया गया कानून और शासन व्यवस्था में। वायसराय अपनी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को है वो नामांकित कर सकता था और इसी के तहत है वो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामांकित किया था। इसका भी ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव प्रमुख थे। यानी इनका 3 का है वो नामांकित किया था गैर सरकारी सदस्य के तौर पर। और यहाँ पे अगर बात की जाए भागीदारी सुनिश्चित अगर भारतीयों की पहली बार किसी अधिनियम की थी तो वो होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। ये ध्यान रखना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है वो केंद्रीकरण करते हुए मुंबई और मद्रास को है वो बंगाल के अधीन कर दिया गया था, वहाँ केंद्रीकरण किया गया। यहाँ अब है वो विकेंद्रीकरण करते हुए मद्रास और बम्बई को है वो वापस पुनः विदेश शक्तियाँ वो दे दी गई थी। मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का वापस अधिकार मिल गया था, लेकिन अगर कोई प्रांत कानून बनाता है तो वो कानून वायसराय की अनुमति के बाद ही मान्य होगा। जैसे आज राष्ट्रपति जब तक विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक वो अधिनियम नहीं बन पाता है। और विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो की है वो स्टार्टिंग है वो कैनिंग के टाइम में हुई थी। अब है वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है दी गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो ध्यान रखना है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत वो प्रदान की गई थी, वो इसी अधिनियम के तहत है और इसकी अवधि 6 माह होती थी। और आपातकाल के समय है वायसराय काउंसिल, ये काउंसलिंग नहीं है, काउंसिल की अनुमति के बिना है वो अध्यादेश जारी कर सकता था, नहीं उसको कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी आपातकाल के समय में। केंद्रीय कार्यकारिणी में एक सदस्य संख्या बढ़ाकर है वो 5 कर दी गई थी और 5वां सदस्य वो विधि विशेषज्ञ होता था। विधि सदस्य की नियुक्ति हालांकि पहले अस्थायी तौर पे की गई थी, फिर उसको स्थायी तौर पे कर दिया गया और यहाँ पे है वो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्य संख्या बढ़ाकर 5 की गई, जिसमें 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ होता था। अब ये वायसराय की परिषद में सदस्य संख्या 12 कर दी गई। इसमें आधे सदस्य गैर सरकारी होना अनिवार्य था और ये 1861 का अगर अधिनियम देखा जाए तो विकेंद्रीकरण पर है वो ज़्यादा बल देता है। नहीं, एक तो भारतीयों की भागीदारी है वो, सबसे पहले इसमें देखते कि भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। गैर सरकारी सदस्यों को नामांकित करने की पहली बार में कोशिश की और जिसमें 3 राज्यों को जो नामांकित भी किया था और बम्बई और मद्रास को वापस अपनी पुनः विधायी शक्तियाँ दे दी गई थी। अगर कोई प्रांत कानून बनाता है तो उसको वायसराय की अनुमति जरूरी थी। विभागीय प्रणाली की शुरुआत कैनिंग के टाइम हुई थी। उसके बाद में अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दी गई और केंद्रीय कार्यकारिणी में विधि सदस्यों को एज ए 5th मेंबर के रूप में है वो अपॉइंट किया गया। उसके बाद में वायसराय की परिषद संख्या 12 कर दी गई, जिसमें आधे सदस्य वो गैर सरकारी सदस्य होना अनिवार्य कर दिया गया था। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और ये विकेंद्रीकरण पर है वो बल देता है। अब पढ़ते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें केंद्रीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या अधिकतम 16 कर दी गई और न्यूनतम 10 कर दी गई। तो 16:10 कर दिया गया इसका।
यानी 16 अधिकतम और 10 है वो न्यूनतम कर दी गई। और प्रांतीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या में वो बढ़ोतरी की गई। अगर कहीं प्रांतीय और व्यवस्थापिका, केंद्रीय और प्रांतीय, अगर इसमें सदस्य संख्या की वृद्धि के बारे में बात की जाए तो वो होगा 1892 का एक्ट। इससे अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रारंभ यहाँ से हुआ है कि नगर पालिका वगैरह में जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ हुए, वो भी इस अधिनियम के समय हुए थे। भारतीय सदस्यों को है वो बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था, साथ ही प्रश्न पूछने का अधिकार, यानी आप बजट पर बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, यानी काउंटर क्वेश्चन अगर वो जवाब दे तो उसके बाद उसको नहीं पूछ सकते हैं। हालांकि इसमें इतना तो अधिकार दिया गया कि बजट पर कम से कम बहस करने का अधिकार दिया गया, और आगे आने वाले अधिनियम में वो पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल जाता है। और आज आपने ये पढ़ा, और इसमें से कुछ क्वेश्चन है जिनको आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत है वो किसने की थी। ये संभावित प्रश्न है जो कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आ सकते हैं। इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में करें। दूसरा है, किस अधिनियम के तहत विधि सदस्य को है वो स्थायी सदस्य बना दिया गया है। ये भी आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तीसरा ये कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस एक्ट के तहत है वो दी गई। इन 4 ऑप्शन में आपको सही विकल्प होगा उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। भारतीयों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम में मिला था। तो इनमें से जो सही विकल्प होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, शिक्षा अलायंस का फेसबुक पेज है, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।